हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के आलेख आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। यह जो आर्टिकल है वह बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है उससे संबंधित आर्टिकल है और आर्टिकल का हेडिंग है उपग्रह प्रक्षेपण से बढ़ता प्रदूषण, यानी कि उपग्रहों के प्रक्षेपण से किस प्रकार से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है और अगर प्रदूषण में वृद्धि उपग्रहों के प्रक्षेपण से हो रही है तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। शॉर्ट नोट्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए। इसी से मिलता जुलता एक सवाल जो है वह 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी साइंस एंड टेक सेक्शन में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, तो यह जो सेक्शन है वह काफी महत्वपूर्ण है और यह सच्चाई है कि उपग्रहों के प्रक्षेपण से पॉल्यूशन में काफी अधिक वृद्धि हो रही है या फिर पर्यावरण प्रदूषण के जो भी महत्वपूर्ण कारण हैं उन कारणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है उपग्रहों का प्रक्षेपण। ठीक है, तो इसके कारण और इसके निवारण, कारण और इसका समाधान, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग देखें तो इसका जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को हमने हाईलाइट करके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इस आर्टिकल के अंतर्गत, तो उन बिंदुओं को हाईलाइट करके हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। @ISPC सेंटर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पर आप देखेंगे कि इस आर्टिकल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो उन सभी को हमने हाईलाइट कर दिया था। और हाईलाइट करने के पीछे वजह यही थी कि आप लोग उस आर्टिकल को पढ़ें और पढ़कर चीज़ों को या तो कंटेंट के रूप में आप लिखें या फिर उसको जो भी आप साइंस एंड टेक का नोट्स बना रखें वहाँ पे इसको ऐड ऑन कर लें। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखते हैं तो उसे आप वहाँ पे नोट कर लें। ठीक है, तो इसका शॉर्ट नोट्स है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपग्रह प्रक्षेपण से बढ़ता प्रदूषण, प्रदूषण के क्या क्या कारण है, कैसे प्रदूषण में वृद्धि हो रही है उपग्रहों के प्रक्षेपण से। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष अन्वेषण एक महत्वपूर्ण कदम है और आप देखेंगे कि अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से, अंतरिक्ष अन्वेषण जो है वह सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में भी एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है, क्योंकि अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से हम लोग मंगलयान, मंगल पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, हर जगह हम लोगों ने वहां पर अपनी पहुंच बना ली है और अन्वेषण के माध्यम से नई नई चीज़ों को निकलकर हमारे सामने आ रही है अन्वेषण के माध्यम से। ठीक है, तो मानव सभ्यता के इतिहास में अंतरिक्ष अन्वेषण जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह जो अंतरिक्ष अन्वेषण है उसने एक तरफ मानव जाति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य अवश्य किया है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण के प्रति गंभीर समस्याएं भी उसने उत्पन्न की है। ठीक है, आप देखेंगे कि मानव जाति को नई ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाया है, चाहे आप देखेंगे कि संचार के क्षेत्र में हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हो। मौसम के बारे में पहले जानकारी हमें सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाती है, बाढ़ आने वाले हैं या नहीं इसकी जानकारी हमें सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाती है। और आज की स्थिति यह है कि भारत जो है, भारत की अंतरिक्ष संस्थाएं जो है वह न सिर्फ भारत को सुविधाएं प्रदान कर रही है बल्कि आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, सार्क मेंबर हैं, इन सभी देशों को भी भारत अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। अभी जब 2023 ईस्वी में G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी G20 सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात कही थी सभी सदस्य देशों के बीच। तो हमारा अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम निस्संदेह अन्य देशों की तुलना में एक मानव कल्याण पर आधारित कार्यक्रम है और इससे हमारी मानव समुदाय को विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पर्यावरण के प्रति गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई है। किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है, तो वायुमंडलीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जो भी रॉकेट की जब लॉन्च किया जाता है तो तीव्र गति उत्पन्न होती है, काफी ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि प्रदूषण का खतरा है। इस ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण आसपास जो पर्यावरणीय जो जीव रहते हैं उनको क्षति होने की संभावना है। मिट्टी का प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो कारण क्या क्या है प्रदूषण के, उसे हम लोग इन बिंदुओं में समझेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए कि उपग्रहों के प्रक्षेपण से कैसे और किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो अगर पहला पॉइंट में देखा जाए तो जब रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है, रॉकेट प्रक्षेपित की जाती है, तो उसमें जो प्रयुक्त ईंधन होते हैं, यानी कि जिन ईंधनों का वहां उसमें प्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान, उस ईंधन के दहन से
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती है। और हमें यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, आप लोग इससे भली भांति अवगत होंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड ये सब जो गैसें निकलेंगी उससे हमारा प्रदूषण काफी ज्यादा प्रभावित होगा, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होगी और फिर बाद में जाकर इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारणों में से यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला है रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान ठोस प्रोपेलेंट्स का हिंदी में होता है, हिंदी में कहा जाता है शब्द जो है प्रणोदक। ठीक है, रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान ठोस प्रणोदक में उपयोग किए जाने वाले क्लोरीन आधारित यौगिक ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्लोरीन अणु जो होते हैं वह ओजोन अणुओं को तोड़कर परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देते हैं। और आप देखेंगे कि जो ओजोन परत है वह पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है और अगर यही ओजोन परत को नष्ट करके परावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी तक आने लगेंगी तो मानव जाति को, मानव समुदाय को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चर्म रोग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, स्वास्थ्य उनका काफी ज्यादा बिगड़ने लगेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वह काफी ज्यादा अहितकर होगा। तो अब देखेंगे कि जो क्लोरीन आधारित यौगिक का प्रयोग जो ठोस प्रणोदकों में किया जाता है उससे ओजोन परत को क्षति पहुंचती है और जब ओजोन परत को क्षति पहुंचेगी तो परावैंगनिक किरणें सीधे हमारी डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचेगा और जब परावैंगनिक किरणें जो है वह सीधे अगर हमारी पृथ्वी पर पहुंचेगी तो हमारे मानव समुदाय के लिए, पशु पक्षी पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा यह नुकसानदेह साबित होगा। ठीक है, तो यह 2 पॉइंट प्रदूषण के कारण में काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए प्रदूषण के कारण में तीसरा पॉइंट है रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें पैदा होती है। अभी हमने ऊपर बताया कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी, नाइट्रस ऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है। तो रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो प्रक्षेपण होता है वह ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके ओजोन को नष्ट करने का कार्य करती है। और अभी हमने ओजोन परत के बारे में बताया कि किस प्रकार से पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में यह काम करता है। अगला पॉइंट है प्रक्षेपण के दौरान ध्वनि का स्तर काफी अधिक होता है। स्वाभाविक है कि रॉकेट का प्रक्षेपण किया जा रहा है, वहां से सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है रॉकेट के जरिए। तो जब रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है तो वहां पर ध्वनि का जो स्तर है काफी अधिक होगा। अब समझिए कि अगर ध्वनि का स्तर काफी अधिक होगा तो आसपास जो जीव जंतु रह रहे हैं, आप मान लीजिए पशु पक्षी, कोयल, कौवा जैसे, बगुला जैसे पशु पक्षी छोटे छोटे रह रहे हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इतनी अधिक इनकी गति होती है, ध्वनि का स्तर इतनी अधिक होता है कि मानव जीवन को भी प्रभावित करता है, वन्य जीवों को भी प्रभावित करता, दोनों के लिए खतरा है। इसीलिए प्रायः यह कहा जाता है कि ऐसे प्रक्षेपण स्थलों का विकास उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जो कि मानव के आवासीय क्षेत्र से बहुत अधिक दूर हो, जहां पर पर्यावरणीय विविधता नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर कारण में देखा जाए तो प्रक्षेपण के दौरान ध्वनि का स्तर काफी अधिक होता है और इतना अधिक होता है कि मानव के साथ साथ वन्य जीव दोनों के लिए भी यह खतरा होता है। और वन्य जीवों में आप देखेंगे कि ध्वनि के उच्च स्तर के कारण प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानव व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानव में चिड़चिड़ापन जैसी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। जो वन्य जीव के जो प्राकृतिक आवास हैं वह बाधित होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ध्वनि का स्तर अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि पशु पक्षी उस स्थल को छोड़कर अन्य स्थल पर जाएंगे और इसके कारण जो उनका प्राकृतिक आवास है वह प्राकृतिक आवास भी बाधित होने लगेगी। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव के साथ साथ पशु दोनों में श्रवण शक्ति का ह्रास होगा। ध्वनि का स्तर इतना ज्यादा होता है कि सुनने समझने की जो शक्ति होती है वह दिन प्रतिदिन उसमें निरंतर गिरावट देखने को मिलता है। अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है, मानसिक तनाव, हमने बताया कि चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, अनिद्रा आदि की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्वनि तरंगों की तीव्रता के कारण आसपास के पेड़ों एवं वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो यह है, ये सारे जो हैं वह रॉकेट प्रक्षेपण, उपग्रहों के, सैटेलाइट के प्रक्षेपण। सैटेलाइट का बेसिकली प्रक्षेपण किया जाता है रॉकेट के जरिए। ठीक है, तो उपग्रहों के प्रक्षेपण के ये सारे प्रदूषण के कारण हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है
प्रक्षेपण के दौरान इंजन बहुत अधिक गर्मी और गैस उत्सर्जित करती है। जो इंजन होते हैं काफ़ी अधिक गर्मी उत्सर्जित करेगी, वह गैस को उत्सर्जित करता है। इस दौरान क्या होता है कि हानिकारक रसायनें जो हैं वह जमीन पर गिरती है और जमीन की उर्वरता को, जो उर्वरक शक्ति है, पोषक तत्व हैं, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। अगर विभिन्न प्रकार के रसायन जो हैं वह पृथ्वी पर गिरेंगे तो मिट्टी का जो रासायनिक संतुलन होता है, रासायनिक जो संरचना होती है, उसमें बदलाव उत्पन्न करता है और जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में मिले होते हैं, सूक्ष्म जीवों को वह नष्ट करता है और सूक्ष्म जीव जब नष्ट होंगे तो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इन रसायनों के कारण जो पृथ्वी की पीएच स्तर होती है वह असंतुलित होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे वह इन मिट्टी में आप देखेंगे कि उर्वरक शक्ति में ह्रास होगा, इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, इसके खेती एवं पौधे के जो वृद्धि का स्तर होगा वह उसमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मिट्टी की जो विविधता होती है, उर्वरक शक्ति होती है, उर्वरता होती है, पोषकता होती है, तो पूरी तरीके से समूल नष्ट का कारण बनेगा। तो आप देखेंगे कि इस रॉकेट के प्रक्षेपण, उपग्रह सैटेलाइट के प्रक्षेपण के जरिए, जब रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण किया जाता है तो आप देखेंगे मानव पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वन्य जीवन जो है उस पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है, मिट्टी की उर्वरता पोषकता पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है और ओवरऑल आप देखेंगे कि यह पर्यावरण प्रदूषण का भयंकर कारण बनता है। और इसमें कई सारे हमने बिंदुओं के माध्यम से डिस्कस किया कि पर्यावरण प्रदूषण का यह किस प्रकार से कारण बनता है। अब आइए इसका समाधान, ठीक है। अब चूंकि अगर मान लेते हैं कि किसी भी समस्या का कोई ना कोई कारण होता है, या तो स्वाभाविक है, और जब किसी समस्या का कोई ना कोई कारण होगा तो उसका स्वाभाविक है कि निवारण भी होगा। और जब पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हमारे सामने हो तो उन समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निवारण करना मानव हित में और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़्यादा लाभकारी साबित होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग समाधान देखें तो पहला पॉइंट है, प्रक्षेपण स्थल के चारों ओर ध्वनि अवरोधक का निर्माण किया जाना चाहिए। ध्वनि अवरोधक का निर्माण किया जाएगा तो जो ध्वनि है वह उस सराउंडिंग जो क्षेत्र होगी उस क्षेत्र के बाहर ध्वनि का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके कारण जो जैव विविधता होती है उस रेंज के बाहर वह जैव विविधता नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पर्यावरण स्थल के चारों ओर ध्वनि अवरोधकों का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता को कम करने के लिए हमें जलवाष्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में नासा के साथ साथ अन्य दूसरे देश के अंतरिक्ष एजेंसियां जो है वह ध्वनि तरंगों की तीव्रता को कम करने के लिए जलवाष्प का प्रयोग कर रही है। अगला है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए क्लोरीन आधारित ठोस ईंधनों को नाइट्रोजन आधारित यौगिकों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर क्लोरीन आधारित ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से ओजोन परत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह हमने यहाँ पर समझा था कि क्लोरीन अणु ओजोन अणुओं को तोड़कर परावैंगनिक किरणों को सीधे पृथ्वी पर पहुँचने देती है। तो स्वाभाविक है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे वातावरण के लिए काफ़ी नकारात्मक और नुकसानदेह साबित होगा। तो हम स्वाभाविक है, अगर हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन आधारित ठोस ईंधन होंगे और इसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, तो इसके विकल्प के रूप में हमें नाइट्रोजन आधारित यौगिक को अपनाया जाना चाहिए और नाइट्रोजन आधारित यौगिक के माध्यम से क्लोरीन आधारित ठोस ईंधनों को रिप्लेस और प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा ओजोन परत सुरक्षा रहे। और यह ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है। जब तक ओजोन परत सुरक्षित है, पृथ्वी की जो परतें हैं, मानव जीवन है, यहाँ पर वन्य जीवन जो है वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो इसके लिए हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, प्रक्षेपण स्थलों का विकास उन जगहों पर किया जाना चाहिए जो आवासीय क्षेत्रों से बाहर हो। अभी हमने ऊपर बताया क्योंकि जब रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, शोरगुल उत्पन्न होता है, ध्वनि प्रदूषण होती है। और जब ध्वनि प्रदूषण होगा तो मानव जीवन व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा,
वहाँ पर पशु पक्षियों की हानि होगी, मानव में मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, अनिद्रा की स्थिति होगी, ठीक है, तो हार्मोन असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, तो कई प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरे पशु पक्षी वन जीवन के लिए भी वह नुकसानदेह होगा। तो क्यों ना हम प्रक्षेपण स्थलों को उन स्थलों पर, उन क्षेत्रों पर विकसित करें, प्रक्षेपण स्थलों का विकास उन सुदूरवर्ती एरियाज में किया जाए जहां पर मानव बस्ती दूर दूर तक देखने को ना मिलते हों, आवासीय क्षेत्र से कोसों दूर हो, ठीक है। तो यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे आप समुद्र के किनारे ले सकते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र, कुछ भी, ठीक है। अगला, पुनः प्रयोग रॉकेट का विकास किया जाना चाहिए, रीयूज रॉकेट का प्रयोग, ठीक है। और हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी ने इसका स्पेस एक्स, ठीक है, हाल ही में स्पेस एक्स ने इसका परीक्षण भी किया है। तो रीयूज रॉकेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बार बार रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है, एक सैटेलाइट के बाद आप देखेंगे कि रॉकेट यूज में नहीं रहता, तो कम से कम अगर रीयूज रहेगा, सैटेलाइट रीयूज रॉकेट होगा, तो इससे क्या होगा कि एक ही रॉकेट से हम एक से अधिक सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर पाएंगे, तो पर्यावरण प्रदूषण वगैरह की जो स्थिति है उसमें कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पुनः उपयोग योग्य रॉकेट का विकास किया जाना चाहिए। अगला, ग्रीन प्रोपेलेंट्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था आपके साथ कि आप देखिए, रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान जो ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, उसी ठोस प्रणोदक में क्लोरीन आधारित यौगिक का प्रयोग होता है जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। तो ठोस प्रणोदक के जगह पे हमें ग्रीन प्रणोदक का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे ओजोन परत पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जिससे जो हमारा उपग्रहों के प्रक्षेपण से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उससे हम निपट सकते हैं। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि उपग्रह प्रक्षेपण पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेवार महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। अतः इससे निपटने के लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी पर बल देना चाहिए, हमें हरित प्रौद्योगिकी पर बल देनी चाहिए, इसके साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बल देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो उपग्रहों के प्रक्षेपण से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रही है और उसका क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यह बीपीएससी मुख्य परीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। शॉर्ट प्रश्न या लॉन्ग, दोनों के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा एक सीरीज को तैयार किया गया है जिसमें 150 से अधिक मॉडल प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 150 प्रश्नों से अधिक आपको प्रश्न और मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। जो महत्वपूर्ण संपादकीय आलेख हैं, एडिटोरियल पेज है, उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मैगजीन के आर्टिकल भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा डाटा का कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या किसी भी रिलायबल इंस्टीट्यूट का, ताकि आप वहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान इन डेटा का प्रयोग आंसर राइटिंग के दौरान कर सकें, ठीक है। तो ये सभी पैकेज 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आप लोग 8375934036 प्रशांत कुमार, इस नंबर पे आप लोग फ़ोन मैसेज करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 8375934036, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम हो और प्रश्नों की संख्या की कमी हो, आपके पास समय कम हो, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा हो, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर परचेज करें। मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जाते हैं, जो भी PDF होता है डिस्कशन का, वह सभी PDF उन सभी अभ्यर्थियों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि इस सीरीज से अभी जुड़े हुए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहीं पे सारे कंटेंट नियमित अंतराल पर मुख्य परीक्षा के 15 दिनों के पूर्व तक सभी वहां पर कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे करंट अफेयर का हो या फिर अन्य किसी भी सेक्शन का हो। तो अगर आप लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप लोग जरूर इस सीरीज को परचेज करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फोन कॉल, किसी माध्यम से इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। Thank you so much.